नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश समसामयिकी की श्रृंखला में जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स। जुलाई 2023 में जो प्रमुख घटनाक्रम हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं और साथ में ही आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम के लिए जानना ज़रूरी हैं और कुछ चीज़ें जो है हमारे सामान्य सुचारू जीवन जीने के लिए भी अपने प्रदेश के बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो दोनों का मिश्रण हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ में ये भी जानेंगे कि अगर कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है तो वो किस तरह से आ सकता है, यानी वो किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देर ना करके हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में फिर से अपडेट कर दूं। जो लोग भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता ही है कि बहुत जल्दी ही आ चुका है। आयोग ने कई प्रकार के प्रमाणिक इसके संकेत भी दे दिए हैं, तो अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एक समुचित और ऐसी तैयारी चाहते हैं कि आप इस बार की ही तैयारी में समीक्षा अधिकारी बन जाए, क्योंकि 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष पे ये एग्ज़ाम होते हैं इतने लंबे लंबे समय अंतराल पर, और उसके लिए भी आपको इंतज़ार करना करे, तो बेहतर है कि आप हमारे साथ जुड़कर ऐसी तैयारी कर लें कि इस बार ही आपको जो है सफलता आपको प्राप्त हो जाए और बार बार आप जो ये तैयारी का जो दुष्चक्र है उससे बाहर आ सकें। तो ये बेसिकली एक वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है जिसमें आपको सभी विषयों के जो समीक्षा अधिकारी के पाठ्यक्रम में है, सभी विषयों, सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स, टेस्ट सीरीज, साथ में टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन और बाकी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। मैं बात बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये लिस्ट देख रहे हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की। 45 प्लस सिलेक्शन केवल 2021 के बैच से हुए हैं, उससे पहले 8 से ज़्यादा सिलेक्शन हुए थे। तो आप भी जो है अपना स्थान इन्हीं के बीच बनाना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को, हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 9506742546 पर आप व्हाट्सएप करिए RO लिखकर, और आपको कोर्स का जो है पूरा डिटेल आपके ही व्हाट्सएप पर जो है भेज दिया जाएगा। जो लोग समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ है हिंदी की किताब। हिंदी की ये पुस्तक जो आप पीछे देख रहे हैं, ये अपने आप में एक रामबाण है, और इस किताब के बाद हिंदी में कहीं कुछ पढ़ने को शेष बचता ही नहीं है समीक्षा अधिकारी के लिए। समीक्षा अधिकारी के जो 6 टॉपिक है उनको इस तरीके से कवर किया गया है कि हम हमेशा से 60 जो पूर्णांक होता है उसमें 55 प्लस की आपको गारंटी देते हैं, और वो गारंटी आज भी कायम है। अभी तक 4 परीक्षाएं हुई हैं, 4 क्या 5 परीक्षाएं होती हैं, प्री प्रीलिम्स मेंस मिलाकर दोनों, जिसमें इस किताब को हमने आजमा चुके हैं और कभी भी 55 से कम तो मार्क्स आए ही नहीं हैं। लास्ट 2021 में 59 क्वेश्चन जो है केवल इसी बुक से पूछे गए थे। तो बाकी और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं, और बाकी आपके शहर में नज़दीकी बुक स्टोर पर भी ये अवेलेबल है, वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहला फैक्ट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जो है एक मिस्ट्री माना जाता है हमेशा से, और आज तक की जो सबसे बड़ी व्याख्या है वो की गई थी बिग बैंग थ्योरी के आधार पर। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड जो है उसमें एक महाविस्फोट हुआ था, उसके कारण 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि इस बिंदु के बराबर या इससे भी छोटा एक बिंदु था जिसको नाम दिया गया था पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। तो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में महाविस्फोट होने के कारण जो है आज हम अनंत ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं। देख क्या पा रहे हैं? हम उतना ही देख पा रहे हैं जितनी हमारी सीमा है, और जितना हम नहीं देख पा रहे हैं वो उसका जो है 1000 लाख करोड़ गुना जो है बड़ा ब्रह्मांड है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो रिसेंट में अभी ओटावा विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, उन्होंने एक रिसर्च की है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 27 अरब वर्ष पहले हुई थी, और ये शोध अभी जुलाई के दूसरे सप्ताह में मंथली
नोटिसेज ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। और हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं यूपी करंट अफेयर्स में, क्योंकि प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता साहब जो हैं ये प्रयागराज से संबंधित हैं, प्रयागराज से इनका संबंध है और इन्होंने ये स्टडी की है, ये निष्पत्ति निकाली है कि जो है 27 अरब वर्ष पहले जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो जो प्रेजेंट थ्योरी है 13.7 अरब वर्ष पहले की, उससे भी ज़्यादा पुरानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा इनका कहना है। आगे बढ़ देंगे, अगला हम देखेंगे। अभी एक रैंकिंग जारी की गई है कुपोषित बच्चों को लेके कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कुपोषित बच्चे कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो निगेटिव पॉजिटिव हमको देखना है दोनों को। तो सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हमको मिले हैं आजमगढ़ में, उसके बाद जो है प्रयागराज में, फिर बहराइच में। अब पूरी लिस्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। और जो कुल सर्वेक्षण किया गया है उसमें 2,48,728 अति कुपोषित बच्चे मिले हैं। तो ये अति कुपोषित बच्चों में से सर्वाधिक 10,859 बच्चे आजमगढ़ और सबसे कम 415 बच्चे हापुड़ में पाए गए हैं। तो इसमें सबसे काबिले तारीफ जो काम किया है वो हापुड़ ने किया है कि हापुड़ में जो है इस लिस्ट में सबसे कम है। तो हापुड़, चंदौली और गाज़ियाबाद ये जो है अगर देखा जाए तो पॉजिटिव तरीके से, हालांकि अति कुपोषित बच्चा तो एक भी नहीं होना चाहिए किसी भी इसमें, लेकिन फिर भी जो है इस लिस्ट में जो है सबसे कम होना भी जो है इन जनपदों के लिए एक जो है अच्छी ही खबर है। आगे बढ़ेंगे। बाघ गणना की अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर, आप सभी लोग जानते हैं। और इसमें कुछ फाइंडिंग्स हैं। पहले हम यूपी के संबंध में उन फाइंडिंग्स को देखेंगे, उसके बाद हम जो है बात करेंगे कि पूरे वैश्विक स्तर पूरे इंडिया लेवल पर जो है क्या फाइंडिंग्स है। तो प्रदेश में 4 वर्ष के अंतराल में कुल 32 बाघ जो है बढ़ गए हैं, यानी ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में 32 बाघों की संख्या में जो है बढ़ोतरी होकर कुल बाघ की संख्या कितनी हो गई है, 205 हो गई है। तो सबसे सीधा प्रश्न आपसे यही बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल बाघों की संख्या कितनी हो गई है। ये वर्ष 2022 में ही बाघों की गणना के अनुसार जो है बताया गया है। वर्ष 2018 में जो इससे पहले की बाघ गणना थी उसके अनुसार प्रदेश में 173 बाघ थे। अब ये कितने हो गए, 205 हो गए। तो निश्चित रूप से आप 32 बाघ जो है इसमें बढ़ चुके हैं। 135 बाघ के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी में मुख्यतः है, बाकी और भी सीमाओं से टच करता है, देश का चौथा सबसे अधिक बाघ संख्या वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। अब ये भी जो पॉइंट है ये बहुत ही नोटेबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना चाहिए। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के सभी मानक अपनाने के लिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड यानी कि SATS का दर्जा दिया गया है। तो ये 2 पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हो गए। एक महत्वपूर्ण ये हो गया कि कितने कुल बाघ हैं, कितने बाघ बढ़े, कितने थे। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको अच्छे से लिख के नोट कर लेना है। फिर अब आते हैं भारतवर्ष में, क्योंकि भारत की भी चर्चा करना जरूरी है। हो सकता है यूपी के संदर्भ में ना पूछ के भारत के संदर्भ में ही पूछ लिया जाए। तो भारत में 2018 से 2022 तक बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है और वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या 3167 है, जो कि 2018 में 2967 थी। 14 से 18 के दौरान इनकी वृद्धि दर लगभग 33% की थी। वहीं पर 2018 से 2022 के दौरान ये वृद्धि दर घटकर 6.7% रही। यानी ये जो पीरियड था 14 से 18, इसमें एकदम से बाघों की संख्या में ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट, अब ये जो बाघ गणना की रिपोर्ट जारी हुई, ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्चिंग के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पे जारी की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो बाघों को विशेषकर जो है संरक्षण प्रदान करता है। और उनके द्वारा भारत की बाघ गणना 2022 के 5वें चक्र की, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये कौन सा साइकिल है,
5वें चक्र के आंकड़ों जारी किए गए हैं, जिसमें पिछले 4 वर्षों से 6.7% की वृद्धि दर्शाई गई है। अब ये जो जारी किया गया है इसमें भी जो है ये कहाँ जारी किया गया था, तो कर्नाटक के मैसूर में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बाघ गणना रिपोर्ट जारी की गई थी। थोड़ा सा अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में नज़र डालें टाइगर के, 2006 में 1411 बाघ हुआ करते थे, 2010 में 1706 हुए, 2014 में 2226 बाघ हुए, 2018 में 2967 हुए और 2022 में जो है यानी जो 5वां चक्र है ये 3167 बाघों की संख्या आज भारतवर्ष में हो गई है, जो कि बहुत अच्छी वृद्धि दर है और बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि एक समय तो जो है ये स्थिति आ गई थी कि ये जो है टाइगर हमारे जो है लुप्त होते जा रहे थे। अगला हमारा जो तथ्य है वो ये है कि महिला अपराधों के निस्तारण में भदोही जिला उत्तर प्रदेश का जो है वो पहले स्थान पर है। तो ये तो प्रदेश की स्थिति होगी कि प्रदेश में जो है भदोही पहले स्थान पे है। देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ये दोनों ही तथ्य स्मरणीय हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है और ये स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है, बस ये महत्वपूर्ण है। ये स्टेडियम बनेगा गोरखपुर में, जो 150 एकड़ में बनेगा, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा। और ये लखनऊ में जो इकाना स्टेडियम है, जिसका अब नाम जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है, उसी के जो है तरह से बनेगा ये। और ये स्टेडियम गोरखपुर के ताल नंदौर में 150 एकड़ ज़मीन पर चिन्हित कर ली गई, वहाँ बनेगा। स्टेडियम में दर्शक की क्षमता लगभग 50,000 होगी और निर्माण इसका जो है खेल विभाग करवाएगा। दिसंबर में इसका शिलान्यास तक करवाने की तैयारी चल रही है। अगला, प्रदेश में गरीबी घटी है, बहुत सारे लोग जो है बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। अभी हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया था, तो पूरे देश की उसमें बात की तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो 3.43 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है, किस पीरियड का है ये पूरा गणना, 2015-16 का वित्तीय वर्ष से लेकर 2019-20 के वित्तीय वर्ष की अवधि में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। प्रदेश में 2015-16 में जब 37.68 % गरीबी के दायरे में थे, वहीं 2020-21 में उनकी संख्या घटकर अब जो है 22.93% रह गई है। यानी अगर आपसे इस सवाल घुमा के इस तरह से पूछा जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि कुल आबादी का 22.93% लोग अभी भी गरीब हैं। आगे चलते हैं। लखनऊ के साथ ही साथ 10 जिलों में एनडीपीएस एक्ट के विशेष कोर्ट बनेंगे। एनडीपीएस एक्ट क्या होता है? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए जो बनाया गया कानून है, उसको हम एनडीपीएस एक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है संलिप्त आरोपियों की सज़ा सुनिश्चित कराने के लिए लखनऊ के समेत 10 जिलों में एनडीपीएस एक्ट के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। 2020 से 2023 तक मादक पदार्थों की तस्करी के कुल 35,755 मुकदमे दर्ज कर 39,344 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लाख किलोग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदी की गई है। ये सभी फैक्ट आपके लिए किसी भी तरह से महत्वपूर्ण नहीं है, केवल एक सामान्य जानकारी है। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि 10 जिलों में ऐसा जो है कोर्ट बनने जा रही है और कितनी बरामदगी हुई, कितने गिरफ्तारियां हुई, इसकी यहाँ पर कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अगला है, प्रदेश में आपदा राहत प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की जाएगी और उसके अलावा जो है एनडीआरएफ के रीजनल सेंटर खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? बरेली व झांसी में। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आपदा प्रबंधन कार्य से जुड़े कार्मिकों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में राहत आपदा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा, लेकिन
एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि राजधानी लखनऊ में होगा या किसी और ज़िले में होगा, तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे जो है इसके बारे में जब न्यूज़ आएगी तो अपडेट किया जाएगा। अगला हमारा है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 22 लाख करोड़ रुपए आकी गई है। अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश की जो है अर्थ संख्या प्रभाग, जो उत्तर प्रदेश का ही जो है एक विभाग है जो इन सब चीज़ों को, इन सब स्टैटिक्स को जो है नापता है, उसने जो है वित्तीय वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि जिसको हम GSDP है कहते हैं, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना बताया है? 16,45,317 करोड़ रुपए बताया था 2021 में। अब ये 21-22 में जो है लगभग 20% की वृद्धि के साथ इतना रुपया हो गया है। तो ये भी जरूरी नहीं, आप वृद्धि का प्रतिशत याद रखें, इतना बहुत है। वहीं वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए तैयार अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2,151 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है। ये वाला पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नंदिनी कृषक बीमा योजना की शुरुआत होगी। याद रखिए, जब भी कोई नई योजना आती है उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी, तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो नंदिनी कृषक बीमा योजना क्या है? जिस प्रकार से नंद बाबा मिशन चल रहा है, दुग्ध मिशन, किसके लिए? श्वेत क्रांति के लिए। श्वेत क्रांति से संबंधित है दूध और दूध से बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक उसी तर्ज पर नंदिनी कृषक समृद्धि बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत इसी साल 2023 में की गई थी और योजना का उद्देश्य पशुपालकों की आय को बढ़ाना है। इस योजना के तहत पशुपालकों एवं शिक्षकों को स्वदेशी उन्नतशील नस्ल की गाय उपलब्ध की जाएगी, जिससे पशुपालक एवं किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगे। साथ ही राज्य में दुग्ध उत्पादन को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये भी माना जा रहा है कि योगी सरकार इस योजना पर 1,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करेगी, जो आगे आपको अनुपूरक बजट में जो है देखने को मिल सकता है। और इस मिशन के तहत अब नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की भी शुरुआत जो है होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट लेते हैं। CG सिटी में उत्तर प्रदेश का पहला म्यूजिकल पार्क बनेगा। तो ये CG सिटी है कहाँ पर? ये लखनऊ विकास प्राधिकरण जो है, यानी लखनऊ में CG सिटी में पहला म्यूजिकल पार्क बनेगा। यह प्रदेश का पहला ऐसा पार्क होगा जिसमें खुले में विभिन्न तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाएंगे, जिन्हें पार्क में आने वाले लोग खुद बजा सकेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में जो है ये इसके लिए मौजूद रहेंगे उपकरण। नेक्स्ट हमारा है बरौली का भरतौल होगा उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव। इस तरह की न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जहां पर पहला शब्द लग जाए, ये समझ लीजिए कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको आपको याद रखना है। तो ये कौन सा गांव है? बरेली जिले का भरतौल गांव होगा। बाकी भले आप डिटेलिंग भूल जाइए, बस ये नाम जरूर याद रखिए कि बरेली का भरतौल गांव है। ये प्रदेश का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के इसमें उपाय किए जाएंगे। CNG व ई वाहन चलाए जाएंगे। सोलर कुकर व चूल्हे का इस्तेमाल किया जाएगा और गांव को जो है कार्बन तटस्थ बनाने के लिए पौधारोपण भी किया जाएगा। तो ये सभी जो है कार्रवाई वहाँ पर होगी। आगे बढ़ेंगे। अभी तक अभ्युदय कोचिंग आप लोग सुनते थे, पहले मंडल स्तर पर खोली गई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, अब जिले स्तर पर खोली गई। अब अभ्युदय नाम से ही कंपोजिट स्कूल खोले जाएंगे। कंपोजिट स्कूल क्या होते हैं? कंपोजिट स्कूल वो होते हैं जहाँ पर प्राइमरी, अपर प्राइमरी सभी जो है एक साथ जो है जोड़ दिए जाते हैं स्कूल। तो प्रदेश के सभी जिलों में एक एक विद्यालय अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के रूप में विकसित होंगे। इन स्कूलों में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, विज्ञान, रोबोटिक्स के बारे में सीखने के लिए स्मार्ट क्लासरूम आदि की सुविधा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 16 बायोगैस या CBG कहते हैं, CBG गैस प्लांटों को मंजूरी दे दी गई है। तो शहरों में कचरा प्रबंधन के लिहाज से अहम मानी जाने वाली गोवर्धन योजना के तहत प्रदेश में 16 CBG प्लांट लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत 13 राज्यों में बायोगैस प्लांट लगाने के 79 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। अब एक और फैक्ट जो महत्वपूर्ण है,
शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्लांट पंजाब के लिए मंजूर किए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। तो ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का इस मामले में यानी सीबीजी प्लांट लगाने के मामले में जो मंजूरी मिली है केंद्र सरकार से, उसमें कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। आगे बढ़ेंगे। चंद्रयान 3 को समर्पित होगा प्रयागराज का एक चौराहा। चंद्रयान 3 के लिए भारत में बहुत उत्साह है। अभी जो है लैंडिंग अभी नहीं हुई है, लेकिन वो जो चरणबद्ध तरीके से सब कुछ चल रहा है। तो इसरो के चंद्रयान 3 अभियान को प्रयागराज का एक चौराहा समर्पित किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि प्रयागराज से आने वाले लाखों करोड़ों पर्यटकों के जेहन में भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी को जो है के लिए अच्छी इमेज बन सके कि उनके सहयोग से जो है इतना बड़ा अभियान जो है संचालित हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अवार्ड के बारे में। इस अवार्ड का नाम है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ये किसको मिला है? डॉक्टर रजनीश दुबे को। डॉक्टर रजनीश दुबे साहब हैं कौन? ये राज्य के एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव पशुपालन हैं, और इनको स्कॉच अवार्ड गोल्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पिछले वर्ष प्रदेश के पशुओं खासकर गायों में जो लंपी डिजीज हो गई थी, बहुत भयानक तरीके से फैली थी, उसके प्रभावी नियंत्रण में विशिष्ट भूमिका निभाने के लिए उनको दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज समेत 5 शहरों में जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेंगे, क्योंकि देखिए जीएसटी लागू हुई है तो जीएसटी को लेके कई सारे केसेज आने लगे हैं, कई सारे वाद विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। तो सामान्य कोर्ट में इसका निस्तारण नहीं हो पाएगा, उसके लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, और ये जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेंगे 5 शहरों में। कौन कौन से? प्रयागराज, बनारस, आगरा, गाजियाबाद व लखनऊ में इसको बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। सरकारी स्कूलों में एआई की पढ़ाई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर का जो है सबसे जो उन्नत तकनीक है, जो हर जगह यूज़ करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकारी विद्यालय इसमें क्यों छूटे रह जाएं? इसके लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डाटा साइंस इत्यादि पढ़ाया जाएगा। परिषदीय स्कूल जो हैं, जैसे जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल होते हैं, इसमें कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक कक्षा में 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को भी इसको तैयारी कराने की जो है पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए शिक्षकों को भी ट्रेंड किया जाएगा, जो कि जो है जिसके लिए प्रयास चल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। कमांड सेंटर 53 विभागों की निगरानी करेगा। हाल ही में जो है कमांड सेंटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ में शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से प्रदेश के 75 जिलों में चल रही हर छोटी बड़ी विकास की योजना को पर नज़र रखी जाएगी, जिससे कुल 53 विभाग जो है इसके रडार में होंगे। उनकी योजनाओं पर ये बहुत ही इंटेंसिव तरीके से नज़र रखेगा, और इनके जो विकास से संबंधित रिपोर्ट है वो शासन को जो है डेटा भेजा जाता रहेगा। आगे बढ़ेंगे। नाथ नगरी कॉरिडोर। जिस तरह से धार्मिक पर्यटन को जगह जगह विकसित किया जा रहा है, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, अयोध्या में बन रहा है, बाकी और जगहों पे बन रहा है, उसी प्रकार जो है बरेली में भी नाथ नगरी कॉरिडोर के लिए 232 करोड़ रुपए अभी हाल ही में जो है वहाँ के मंदिरों की सुंदरीकरण के लिए सरकार ने मंजूर किया है। कॉरिडोर में अलखनाथ, त्रिवटीनाथ और वनखंडी नाथ मंदिर में वैदिक पुस्तकालय होगा। इसमें वेद, पुराण, उपनिषद और पौराणिक ग्रंथ भी रखे जाएंगे, और पार्वती गौरी के नाम पर वाटिका और सेल्फी पॉइंट इत्यादि भी बनाया जाएगा। तो कुल मिला के ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा है IIT BHU की टीम को कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन अवार्ड मिला है। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये टीम अवरेरा में इंडोनेशिया में हुई सेल इको मैराथन 2023 में कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन अवार्ड जीता है। टीम अवरेरा को यह पुरस्कार वाहन के माइलेज बनाए रखने या सुधारों के साथ कार्बन फुटप्रिंट का कम करने में नेक्स्ट जनरेशन डिजाइन का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। आगे है काशी में इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन का आयोजन हुआ। तो याद रखिएगा, चूँकि एक सम्मेलन है ये, इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंदिरों का जो है ये सम्मेलन हुआ था। ये काशी वाराणसी में किया गया था,
और कन्वेंशन में 25 देशों के 700 से अधिक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे देश का पहला साक्षरता संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, ये लखनऊ में बनाया जाएगा। फिर पहला शब्द आ गया तो ये महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए। तो लखनऊ में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया तकनीक के साथ साक्षरता संग्रहालय बनाया जाएगा। संग्रहालय में साक्षरता की प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक की यात्रा को दिखाया जाएगा। फिर गणितीय विज्ञान में शोध को BHU को 50 लाख रुपए की धनराशि दी गई है, जिससे गणितीय विज्ञान में शोध हो सके। और ये कहाँ से मिला है, अमेरिका स्थित फाउंडेशन फॉर आर्ट्स एंड साइंसेज फ्रॉम इंडिया ने BHU के साथ समझौता करके एक MOU साइन करके ये धनराशि देने का वादा किया है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश में बिजली के 2 नए बड़े प्लांट लगने वाले हैं, जिससे उत्तर प्रदेश जो है अपनी विद्युत की आवश्यकताओं को लेके जो है आत्मनिर्भर हो सके। तो ये 18,000 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट की 2 नई तापीय परियोजनाएं कैसी हैं, ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं। ये परियोजनाएं सोनभद्र के ओबरा में ही स्थापित होंगी। दो होंगी 800 मेगावाट की होंगी। तो इन परियोजनाओं के बिजली उत्पादन शुरू होने पर बिजली की उपलब्धता बढ़ जाएगी। इससे उत्तर प्रदेश की उत्पादन निगम की क्षमता 7,000 मेगावाट से बढ़कर 8600 मेगावाट हो जाएगी। ये यूपी की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कृषि से जुड़े उद्यमों यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना करने के लिए 3,781 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने जा रही है, जिसकी कैबिनेट ने भी हाल ही में मंजूरी दे दी है। तो प्रदेश में किसानों से जुड़े उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में कृषि अवसंरचना निधि से 3,781 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इससे 3,000 से अधिक किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। कृषि अवसंरचना जो निधि है, इससे बीज उत्पादन, वसोधन, उर्वरक, बीज, दवा बिक्री, उद्यानीकरण, पॉली हाउस, कई सारी जो है गतिविधियाँ होती हैं, इन सभी का जो है संपादन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश 3 महीने में 18 सेफ सिटी वाला पहला राज्य हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, ऐसी संभावना जो है सरकार के द्वारा व्यक्त कर दी है। और ये पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर 18 सेफ सिटीज स्थापित होंगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी 17 नगर निगमों प्लस नोएडा को सेफ सिटी के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। आपसे पूछा जा सकता है ना कि सेफ सिटी आखिर कौन है, तो जितने भी 17 नगर निगम प्लस एक नोएडा। आगे बढ़ते हैं। अटल आवासीय विद्यालय के बारे में आप जानते ही हैं, पहले ये कुछ ही स्थानों पर थे, अब जो है सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिलों में अभी अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे और CBSE बोर्ड पर आधारित इन विद्यालयों में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे व अनाथ बच्चे पढ़ेंगे। तो इसका विशेष पर्पज है, इसमें सब नहीं पढ़ते हैं, खासकर जो है पंजीकृत जो श्रमिक हैं उनके बच्चे और अनाथ बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आगे जो है अभी बैंकॉक में 3रा विश्व हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे और ये सम्मेलन जो है नवंबर महीने में होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर घर आएंगी लक्ष्मी जी। अब ये क्या है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में लग रहा है। हरियाली से हर किसी को जोड़ने के लिए वन विभाग ने समाज कल्याण विभाग के साथ एक नई पहल शुरू की है। इस पहल में माह के पहले और तीसरे सोमवार को बेटी का जन्म होने पर मां को चिकित्सा किट के साथ ही 2 पौधे भी दिए जाएंगे और ये पौधे सहजन व आंवला के होंगे, जिससे पर्यावरण को भी जो है प्रमोट किया जा सके। आगे हो चले। लखनऊ को विश्व कप के बाद महिलाओं के 37 मैचों की मेजबानी प्राप्त हो गई है। विश्व कप में 5 मैचों के बाद लखनऊ को सीनियर महिला इंटर जोनल 2020 और महिला अंडर 23 एक दिवसीय क्रिकेट ट्रॉफी की 37 मैचों की मेजबानी मिली है। ये सभी मैच इकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे। नेक्स्ट है कासी मनु। कासी मनु क्या है? एक फसल की प्रजाति है जो आपसे पूछी जा सकती है। एक बार बुआई और 3 साल तक इसकी कटाई होती रहेगी। ये है क्या आखिर? तो बनारस स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की ने करमुमा साग आप लोगों ने खाते ही होंगे,
जिसको ज़्यादातर लोग नारी का साग कहते हैं, तो करमुमा साग की नई किस्म काशी मनु को विकसित किया है। इसकी खासियत यही है कि खेत में एक बार लगाने के बाद लगातार 3 साल तक इसको काटते रहेंगे फसल की तरह, और इसको जो है खाते रहेंगे, इससे लाभ लेते रहेंगे। नेक्स्ट होगा, प्रदेश में अभी तक आयुष के लिए कोई महानिदेशालय नहीं था, आयुष जो चिकित्सा पद्धति के लिए, तो अब जो है अन्य स्वास्थ्य महानिदेशालयों की तरह ही जो है प्रदेश में आयुष महानिदेशक की तैनाती की जाएगी। इसके लिए अलग से आयुष महानिदेशालय बनेगा। प्रदेश में 19 खेलो इंडिया सेंटरों का भी गठन किया जाएगा। इनमें एथलेटिक्स के सबसे ज़्यादा 28 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे और दूसरे नंबर पर हॉकी के 13 जिलों में सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। जीडीपी रैंकिंग जारी हुई है उत्तर प्रदेश के जिलों की, और इसमें नोएडा संपन्नता के मामले में पहले नंबर पे और है, दूसरे नंबर पे लखनऊ है। तो और सबसे निचले पायदान पे चित्रकूट है। तो इसको जान लीजिए, इससे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले हम संभाग की बात कर लें। आप जानते हैं कि प्रदेश को 4 आर्थिक संभाग में या 4 आर्थिक इकोनॉमिक जोन्स में बांटा जाता है। वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, पश्चिमी, पूर्वी, मध्य और बुंदेलखंड। इनकी जीडीपी की राशि यहाँ पर लिखी है, जिसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुख्य रूप से आपको ये जानना है कि संभागवार जीडीपी में सबसे ऊपर कौन है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से संभागवार जीडीपी में सबसे ऊपर था, लगभग 50% जीडीपी तो यही ले जाता है। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे 28.3, तीसरे नंबर पे मध्य है, और बुंदेलखंड जो है पिछड़ा इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ जीडीपी आप देख लीजिए प्रदेश की चारों संभागों में सबसे कम और दहाई के अंक तक भी नहीं पहुँच पाता है, ये 5.17 है। अब जिलों की स्थिति की बात कर लें, जो जिलों हैं तो गौतम बुद्ध नगर टॉप पर है जीडीपी रैंकिंग में, दूसरे नंबर पे लखनऊ है, तीसरे नंबर पे आगरा है। कितना है ये याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, कंपैरिजन का चार्ट दिया है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। शहीदों के गांव में मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिससे शहीदों को जो है हम सम्मान दे सकें, ऐसा जो है निर्णय लिया गया है। तो ये राज्य सरकार द्वारा क्या कहा गया है कि गांव या संबंधित निकायों में उनके जन्मदिन या शहीदी दिवस पर अब भव्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। जिस गांव से या जिस नगर निकाय से कोई जो है शहीद हुआ है, तो इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकार स्वयं उठाएगी, और इसमें उनकी शौर्य गाथाओं पर आधारित कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे लोग प्रेरित भी हो सकें और अपने शहीदों को के प्रति जो है कृतज्ञ नमन कर सकें। अब पहले तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना शुरू की गई थी, जो लगभग पूरी हो चुकी है। अब आगे बढ़ रहा है, अब हर जिले में एक विश्वविद्यालय जरूर होगा, इसका प्रयास चल रहा है, जिससे सभी को शिक्षा मिल सके, लोग जो है शिक्षा के लिए बाहर ना जाएं। तो ये लक्ष्य जो है सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निर्यात की तैयारियों में उत्तर प्रदेश शीर्ष 10 में शामिल है। निर्यात की तैयारियों को लेकर एक सूचकांक जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, तो इस मामले में उत्तर प्रदेश की रैंक 7वीं है, और गैर समुद्री तट वाले राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, क्योंकि ये सूची 2 तरह से जारी होती है, समुद्र तटीय राज्य और गैर समुद्र तटीय राज्य जो है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, जहां पर पूरे निर्यात में हिस्सेदारी जो है 2.18% इसकी रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। एक नई योजना जो है लागू करने का प्लान चल रहा है, जिसका नाम है सीएम खेत सुरक्षा योजना। क्या नाम है, सीएम खेत सुरक्षा योजना। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना अब सिर्फ बुंदेलखंड में ही नहीं, पूरे जो है प्रदेश में लागू की जाएगी। इसमें क्या होता है, खेत सुरक्षा योजना किसान के खेत की फसल पशुओं से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग की योजना है। इसके तहत जो है लगाई जाने वाली सोलर फेंसिंग की बाड़ से मात्र 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित होता है, यानी कोई पशु अगर आवारा पशु जाके से छू जाता है तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, केवल वो झटका लगेगा और वो वहाँ से पीछे भाग जाएगा। तो ये योजना जो है, जैसे नीलगाय हैं, बंदर हैं, सूअर हैं या और जंगली छुट्टा जानवर जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं,
उनसे सुरक्षा देने का काम इसके माध्यम से होगा। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का काम कई समय से चल रहा है और अब इसका काम और तेज़ी से होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको उत्तर प्रदेश ईडा कहते हैं, उसने नया 942 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स और अधिक विकसित करने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं। अभी जुलाई माह में जो है पौधारोपण बहुत ही जोर शोर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर साल ही किया जाता है और हर साल पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाता है। तो एक रिकॉर्ड बनाया गया है कि एक ही दिन में 30 करोड़ पौधे रोपे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में 22 जुलाई 2023 को एक दिन में 30 करोड़ 21,51,000 पौधा लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पिछले वर्ष एक दिन में 25 करोड़ पौधे रोपने का सरकार ने रिकॉर्ड बनाया था। इस बार पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ की थीम के साथ, थीम भी आपसे पूछी जा सकती, क्या थीम थी? पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ की थीम के साथ सरकार ने 5 करोड़ पौधे और अधिक लगाते हुए ये आंकड़ा 30 करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण आबादी के जीवन में सर्वाधिक सुधार देखने को मिला है। पिछले 5 सालों में, जो बीते 5 साल हैं, शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में रहने वाली आबादी के जीवन स्तर में तेज़ी से सुधार हुआ है। इन वर्षों में ग्रामीण इलाकों में जहां गरीबों को आबादी में 18% की गिरावट आई है, वहीं शहरों में ये गिरावट 6% की है। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, बहुउद्देशीय गरीबी सूचकांक जो जारी हुआ है, उसी के आंकड़े से संबंधित ये तथ्य है। अब ये यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि पूरब में महाराजगंज सबसे आगे है और बुंदेलखंड में चित्रकूट सबसे आगे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामपुर सबसे ज़्यादा सुधार दिखा रहा है। तो ये सुधार दिखाने वाले जो है परसेंटेज यहाँ पर दिए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा आपको आंकड़ों में नहीं उलझना है, ये केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है। फिर कैबिनेट या मंत्रिपरिषद ने बहुत सारे और भी निर्णय लिए हैं, जैसे अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 40 मेगावाट की सोलर विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बुंदेलखंड औद्योगिक प्राधिकरण विकास प्राधिकरण के गठन के लिए भूमिका औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार तथा अन्य औद्योगिक व्यापार भूमि के क्रय के लिए ऋण के लिए मद में आवंटित 8,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 का अनुमोदन किया गया है। पर्यटन विभाग के बंद या घाटे में चल रहे असंचालित पर्यटक आवास गृहों को PPP मोड पर विकसित व संचालित किया जाएगा, जिससे जो है वहाँ पर पर्यटक आ सकें। अब इसके अलावा जो है प्रदेश के प्राचीन धरोहर भवन जो हैं, उनको एडेप्टिव रीयूज़ के अंतर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता यानी कि वही पब्लिक प्राइवेट मिक्स जो है के आधार पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। जनपद बस्ती, मिर्जापुर, गोंडा, प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से सहयुक्त कॉलेज बनाए जाने का, यानी उससे अफिलिएट किए जाने का निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा जनपद आगरा में रेलवे लाइन के निर्माण हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 1.0254 हेक्टेयर भूमि रेल विकास निगम लिमिटेड को सशर्त स्थायी रूप से समूल हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो ये सारे जो है निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, पढ़ना हमको सब कुछ होता है, लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा उसको हमको विशेष रूप से नोट करना है, क्योंकि हमको ज़्यादा जो हमारा फ़र्क पड़ता है वो एग्ज़ाम से पड़ता है। तो मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोगों ने जुलाई का पूरा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स कवर किया और कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं ये मैंने आपको बीच बीच में इशारा कर दिया है। आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा फैक्ट्स हो। बाकी जो जनरल फैक्ट्स हैं उनको आप अपने सामान्य ज्ञान के लिए देखते रहिए। अगर केवल इसी वीडियो को 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको कुछ भी लिखने की या नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही ये सब जो है फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।